नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से। एक्सप्रेस यानी फटाफट न्यूज में मैं हूं आंचल गुलाटी। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री कुरनूल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे उनमें औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे विस्तारीकरण को मिलेगी नई गति। पीएम 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की कुरनूल थर्ड पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली परियोजना का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्री काकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री शैलम में श्री भ्रारंबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देव स्थानम में करेंगे दर्शन पूजन। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीबीआई के 2 दिवसीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सीबीआई के 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है भगौड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। सीबीआई के सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां और विशेषज्ञ आसन चुनौतियों पर करेंगे विचार विमर्श, ताकि भगौड़े अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए एक रोड मैप हो सके तैयार। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में कुल 18 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने रामनगर विधानसभा सीट से नंदकिशोर राम को दी टिकट। इसके अलावा नरकटियागंज से संजय पांडे, चनपटिया से उमाकांत सिंह और रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह भाजपा की ओर से लड़ेंगे चुनाव। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के नामांकन भरने का क्रम शुरू। इस कड़ी में आज बिहार भाजपा के प्रत्याशी नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी जारी। सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दानापुर और सहरसा में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। नैम की बैठक में कीर्तिवर्धन सिंह ने गाजा शांति योजना के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 2 स्टेट सोल्यूशन की स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 19वीं नैम मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान माली गणराज्य के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह डियोप से मुलाकात की। वहीं विदेश राज्य मंत्री ने सोमालिया संघीय गणराज्य के विदेश राज्य मंत्री अली मोहम्मद उमर से मुलाकात की। हेल्थ केयर में जीएसटी दरों में कटौती से लोगों की दवाएं, मेडिकल उपकरण और बीमा पर खर्च कम होने से उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लाइफ केयर अस्पताल की प्रबंध निदेशक डॉक्टर स्मिता जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम कर स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधार से देश के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिली। स्टिक ट्रैवल्स के सीएमडी सुभाष गोयल ने कहा, जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था और टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। ऑटोमोबाइल व्यापारी प्रदीप गर्ग ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती और त्योहारी सीजन में छूट के प्रति ग्राहकों का अच्छा रुझान देखने को मिला। जीएसटी 2.0 सुधारों ने एमएसएमई क्षेत्र में नई ऊर्जा भरी। कर दरों में कटौती से उत्पादन लागत घटेगी, मार्जिन सुधरेगा, प्रतिस्पर्धा क्षमता में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। जीएसटी कटौती में रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला। होबल के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने कहा कि आम जनता को 2 से 4% तक की सीधी राहत मिल रही है। बेंगलुरु में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर केशव ने जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि जीएसटी में कमी न सिर्फ लोगों का जीवन बेहतर कर रही है, बल्कि इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है। रेडिसन होटल ग्रुप के साउथ एशिया मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल शर्मा ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा देश के आम लोगों को मिल रहा है।
उनका कहना है कि इससे भारत का जो पर्यटन स्थल है उसके रूप में मजबूत होना तय है। जीएसटी रिफॉर्म का असर रियल एस्टेट में भी दिखना शुरू हुआ। इंटीग्रेट के फाउंडर वेंकट राव ने बताया कि जीएसटी कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर में बूम दिख रहा है। 3 से 5% तक की बचत नजर आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती के बाद त्योहारी मौसम में आम लोगों को नए नए उत्पादों को खरीदने में बेहद आसानी हो रही है। उपभोक्ता सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गुरैल्डो अल्कमिन के साथ बैठक की। भारत और ब्राजील ने सैन्य से सैन्य और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी आपसी सम्मान, साझा मूल्य और सामरिक हितों की समानता पर आधारित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये संबंध दोनों देशों की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वो अपने अपने क्षेत्रों और उससे परे शांति, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ का बड़ा फैसला। अब लाभार्थी बिना किसी समस्या के खाते में तय न्यूनतम बैलेंस को छोड़कर बाकी बची पूरी जमा राशि निकाल सकेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एनडीए बिहार में भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाएगा। अधिकांश उम्मीदवारों की घोषणा पूरी हो गई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। पार्टी प्रत्याशी घोषित किए जाने पर राजेश राम ने पार्टी का जताया आभार। पटना एयरपोर्ट पर टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं राजेश राम और शकील अहमद खान के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही घोषणा की जाएगी। सभी घटक दलों में सहमति बन चुकी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रशांत किशोर को अगर बिहार बदलना है तो चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं। जनता एनडीए के साथ है। सुप्रीम कोर्ट की सशर्त मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस आवेदन किए शुरू। 2 दिन में अनुमति देने की प्रक्रिया तय। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में इंडोनेशिया की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। यह अभ्यास 17 अक्टूबर तक चलेगा। समुद्री क्षेत्र पर साइबर हमलों के प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव पर भारतीय नौसेना का सेमिनार आज। सुरक्षित साइबर स्पेस को सुदृढ़ कर प्रधानमंत्री के महासागर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली संगोष्ठी को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे संबोधित। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई। हवाओं के रुख में बदलाव के साथ देश के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के हालात अनुकूल। मौसम विभाग के अनुसार देश के शेष हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य या थोड़ा कम रहने का अनुमान। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बिहार जैसी जांच हुई तो टीएमसी की हार तय, इसलिए ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना पड़ा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री अमरसूरिया आज सुबह अपनी पहली यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। 13 महीने की हाई पर पहुंचा सोना। सोना चांदी का आयात बढ़ने से सितंबर में भारत का व्यापार घटा 13 महीने के उच्चतम स्तर पर। अमेरिका में निर्यात करीब 12% घटने के बावजूद कुल एक्सपोर्ट में गति बरकरार। सितंबर में सोने का आयात 107% बढ़कर 9.6 अरब डॉलर के पार। चांदी का आयात 139% बढ़कर 1.3 अरब डॉलर रहा। रुपया 0.7% बढ़कर 88.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार ये 88.80 प्रति डॉलर पर था। कारोबार के दौरान घरेलू मुद्रा 88 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर 87.95 प्रति डॉलर के दिन के उच्चतम स्तर को छूने में कामयाब रही। ह्यूंडई मोटर्स इंडिया ने बुधवार को अगले चरण की वृद्धि के साथ गति देने के लिए वित्त वर्ष 2030 तक 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की बनाई योजना। ह्यूंडई मोटर्स के प्रेसिडेंट और मुख्य कार्य अधिकारी जोस मुनोज ने बताया कि कंपनी बहुउद्देशीय वाहन और ऑफ रोड सपोर्ट यूटिलिटी वाहन खंड में दाखिल होने जा रही है और इसका उद्देश्य 7 नए मॉडल सहित कुल 26 वाहन लाने की योजना है। भारतीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में घरेलू ऋण पूंजी बाजार में बॉन्ड के माध्यम से करीबन 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा लिए। आरबीआई के नरम रुख और निवेशकों की छोटी और मध्यम अवधि के बॉन्ड में बढ़ती दिलचस्पी के चलते वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में पूंजी बाजार में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद। आरबीआई की एमपीसी की बैठक में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया कि ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश जरूर है, लेकिन फिलहाल इसका सही समय नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में दरों में कमी करने से वांछित असर नहीं मिलेगा, इसलिए नीति दर को 5.50% पर यथावत रखा गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में परिवर्तनकारी वृद्धि का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि अगले 22 वर्षों में घरेलू समुद्री उद्योग में 80 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद। सोनोवाल ने कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तनकारी वृद्धि देखने को मिली। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 भारत के समुद्री क्षेत्र में बदलाव के लिए एक दीर्घकालिक खाका तैयार करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश के निर्यात में मजबूती दिखाई दी। कमर्शियल और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज का कुल निर्यात 413 अरब डॉलर के पार पहुंचा। इस अवधि में कुल आयात का आंकड़ा 472.79 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले साल की तुलना में 3.5% से ज्यादा है। ये डेटा दर्शाता है कि भारत का व्यापार का परफॉर्मेंस अभी भी मजबूत है। सेबी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस के शेयर से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में बड़ा कदम उठाया। जांच में ये पता चला कि करीब 173 करोड़ रुपए के लेन देन में इनसाइडर जानकारी का इस्तेमाल किया गया। सेबी ने 8 व्यक्तियों को अगले आदेश तक सिक्योरिटी मार्केट में गतिविधि करने से रोक दिया। जांच में सामने आया कि कुछ लोगों को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की बैठक से मिली गोपनीय जानकारी लीक हुई। इन लोगों ने इसका दुरुपयोग कर IEX के शेयर्स में ट्रेड किया। टीम लीज सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 56% कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना चाहती हैं। 27% नियोक्ता मौजूदा स्टाफ को ही बनाए रखना चाहते हैं, जबकि 17% कुछ कमी करने की सोच रहे हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां ई-कॉमर्स, टेक स्टार्टअप्स, लॉजिस्टिक्स और खुदरा क्षेत्र में होने की संभावना। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल बृहस्पतिवार को व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल होंगे। इस दौरान भारत ने अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ये एक द्विपक्षीय प्रतिबद्धता है। हम जिन चर्चाओं में हैं उनमें हमने बहुत सकारात्मक रूप से संकेत दिया कि एक देश के रूप में भारत ऊर्जा आयात के संबंध में अपनी पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्य प्राधिकरणों को उपभोक्ता शिकायतों को प्राथमिकता देने और पाक्षिक
समीक्षा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने विदेश अध्ययन दौरे के लिए किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में CIA को कार्रवाई की मंजूरी दी। अमेरिका के इस कदम से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ना तय। ट्रंप का मानना है कि यह कदम वेनेजुएला से अमेरिका में आ रही नशीली दवाओं और रिहा किए गए कैदियों के कारण उठाया गया। मादुरो सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद तनाव कम नहीं। इजरायल ने हमास को चेतावनी दी कि यदि वो अमेरिका द्वारा तय संघर्ष विराम की शर्तों का पालन नहीं करता तो दोबारा सैन्य अभियान होगा शुरू। ये चेतावनी इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्स के कार्यालय ने दी। बयान में कहा गया कि हमास ने अब तक 28 ज्ञात मृत बंधकों में से केवल 7 के अवशेष लौटाए हैं। हाल ही में सौंपे गए 2 शवों के बाद हमास ने कहा कि विशेष उपकरणों की कमी के कारण गाजा की खंडहर इमारतों से और शव निकालना संभव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों की नई नियुक्तियों पर रोक बढ़ा दी, लेकिन सैन्य और राजनीतिक पदों पर यह रोक लागू नहीं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने रूस को संघर्ष रोकने की चेतावनी दी। पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर यूक्रेन में संघर्ष समाप्त नहीं हुआ तो रूस को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पीट हेग्सेथ ने नाटो मुख्यालय में कीव के सहयोगी देशों के यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह के एक बैठक के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर रूस नहीं माना तो अमेरिका हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार। पाकिस्तान के अनुरोध पर अफगानिस्तान ने सीमा संघर्ष के बीच अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की। तालिबान के प्रवक्ता ने संघर्ष विराम की पुष्टि। इससे पहले अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बताया कि पाकिस्तानी बलों ने एक बार फिर स्पिन बोल्डेक में अकारण हमले किए और इसके जवाब में अफगान बलों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। उनकी चौकियां, हथियारों और सैनिक टैंकों पर किया कब्जा। हमले में लगभग 12 अफगानी नागरिक मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पों को लेकर चिंता जताई। पेरू में बुधवार को हजारों स्थानीय लीमा की सड़कों पर उतर आए। अंतरिम राष्ट्रपति जोस जेरी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन, जो पुलिस के साथ हिंसक झड़प में तब्दील हुए। नागरिक समूहों, मजदूर संघों, परिवहन कर्मचारियों और जनरेशन जेड के सदस्यों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शन किया आयोजित। उन्होंने बढ़ते अपराध दर, कांग्रेस को बंद कराने और संविधान सभा भंग बनाने की मांग की। मध्य और पूर्वी मैक्सिको में भारी बाढ़ के कारण कम से कम 66 लोगों की मौत हुई। 5 दिन बाद भी बचाव कार्य जारी। मलबे और मिट्टी के कारण अब भी 75 लोग लापता। भारत में 20 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम पर सिफारिश करने की घोषणा की। अहमदाबाद की मेजबानी पर 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली जनरल असेंबली में आखिरी मोहर लगेगी। खेलों की 100वीं वर्षगांठ पर खेलों के भारत को लेकर कैसे वापसी होगी, इस पर भी होगी चर्चा। भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये भारत के लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत की तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और अक्षिता श्री रामराज ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुल्तान जोहार कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में कल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हराया। ये प्रतियोगिता में भारत की पहली हार है। वक्त एक ब्रेक का है। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में भारत की रक्षा गति हुई तेज। नई मिसाइल डील्स और प्रोडक्शन लाइनों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ गहरी नौसैनिक साझेदारी तक नई दिल्ली की रणनीतिक साझेदारियां कर रही हैं नए मानक स्थापित। वहीं चीन की एक चाल वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को झटका दे सकती है, जिससे बड़ी शक्तियों में उभर रही हैं नई चिंताएं।
साथ ही भारत अफगानिस्तान संबंधों के नए भरोसेमंद चरण की ओर बढ़ने से बढ़ रही है पाकिस्तान की बेचैनी। देखिए पूरा एपिसोड शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। अब भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी मैच में मलेशिया को हराना होगा। भारत और मलेशिया के बीच मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच विशाखापट्टनम में खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले मैच में भारत को मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में 7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। बांग्लादेश को पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश 2 अंक से 6ठे स्थान पर। महिला क्रिकेट विश्व कप में कल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच का बारिश के कारण कोई परिणाम नहीं निकला। इस तरह दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। भारत के स्पिनर कुलदीप यादव ने आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 14वीं रैंक हासिल की। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 8 विकेट झटके थे। भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी रैंकिंग में 5वें स्थान पर आए। यशस्वी ने दिल्ली टेस्ट में 175 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित भारतीय टीम का पहला बैच ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। टीम को 19 अक्टूबर से 3 मैच की वनडे सीरीज खेलनी है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 29वें रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2025 के विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। लीग में 103 स्कूलों के करीब 1000 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा। चेल्सी ने वुमेन्स चैंपियंस लीग में पेरिस एफसी को 4-0 से मात दी। चेल्सी के रिकॉर्ड साइनिंग एलिजा थॉम्पसन ने क्लब के लिए अपना पहला गोल किया। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।